हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ हिस्ट्री, जिसमें हम सेकंड चैप्टर का करेंगे। क्लास 7 का एनसीईआरटी है। और आपको पता होगा कि क्लास 7 के एनसीईआरटी हो या 6 से लेकर 12 तक हम एनसीईआरटी आपको करवा रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और इसको पूरा कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी दिन ब दिन टफ होता जा रहा है और छोटे छोटे फाइंड को मेंशन कर रहा है, और उसके लिए आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होना बहुत ही जरूरी होता है। बिना एनसीईआरटी पढ़े तो बहुत ही रेयर है कि आपका होगा सिलेक्शन। तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेस यहीं से क्लियर होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं। आपको दिखाऊँगी मैं मेंस का क्वेश्चन, प्रीलिम्स का क्वेश्चन कैसे यहाँ से आता है। तो ठीक है, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। तो हमारे 2 चैनल है, एक लव लाइफ विद जॉय और एक है स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव इट। दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आपको दोनों में अपडेट्स मिल जाएगी। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, टाइम बहुत कम है तो स्टार्ट करते हैं। तो यह सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का, जिसमें हम नए राजा और उनके राज के बारे में पढ़ेंगे। तो 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र एक और उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले राजवंशों को दिखलाया गया है। तो ये सातवीं सातवीं के बीच के महाद्वीपों पे जो शासन कर रहे थे उनके लोगों को दिखाया गया है। 1 मिनट। हाँ, तो ये रहे सब 7वीं से 12वीं शताब्दी तक के राजा महाराजा, सास कश्मीर, सब अच्छे से आप देख लीजिए। गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत, चोल चोल हैं और चहमान है, मतलब चौहान है, ये सब लोग हैं। गुर्जर है, प्रतिहार है, इंद्रप्रस्थ है, कन्नौज है, प्रयागराज है, ये सब देख लीजिए। कलिंग, राष्ट्रकूट यहाँ पे थे, चोल चेर यहाँ पे थे, पांडे यहाँ पे, चोल चेर पांडे यहाँ पर है, राष्ट्रकूट यहाँ पे हैं। ये पहाड़ पे है पाल वंश, पहाड़पुर पे, और गुर्जर प्रतिहार है। और यहाँ पर देख लीजिए आप जो जो राजा राज करते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। नए राजवंशों का उदय। तो 7वीं सदी आते-आते महाद्वीपों के विभिन्न भागों में भूस्वामी और योद्धा सरदार सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनमें उम्मीद की जाती थी कि राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर और मंडल का स्वामी इत्यादि घोषित करते थे। कभी-कभी अपने स्वामी के आधिपत्य के स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। किसके? चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ ये नामक एक अनुष्ठान किया। जब वह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना और क्षत्रिय न होते हुए भी छत्री के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेंगे। तो कुछ अन्य उदाहरणों में भी उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही के कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपनी सफलतापूर्वक पूर्वक स्थापित किया। तो यहाँ पर एक फिगर है, ये आप देख लीजिए, ये एलोरा की गुफा का है। जिस भित्ति चित्र है जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। तो इस चित्र को देख लीजिए। ठीक है, आगे क्या है? इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। इनको अक्सर उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी-कभी इन हिस्सों को लगान मानकर वसूला जाता था, जिससे भूस्वामी का दावा अपना करते थे। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल रावंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिले हैं। इस सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी। वेट्टी एक कर है, अगर आपसे प्रीलिम से पूछ ले वेट्टी क्या था, तो एक कर था। ये आप नोट कर लीजिए। नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में किया जाता था, यानी कि जबरन श्रम कदमाई, कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। कदमाई मतलब क्या होता है? भू राजस्व, ये भी नोट कर लीजिए। मकान पर छावन डालने वाले लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि उल्लिखित है। तो ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता था जिनमें लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति संभवतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा
के निकट संबंधी इन ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यह प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में विद्वानों ब्राह्मणों की रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करती थी। तो नागभट्ट की उपलब्धियां। नागभट्ट कौन थे? कई शासक ने प्रशस्तियां अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। अपन आपने पिछले कुछ शासकों के बारे में, जैसे समुद्रगुप्त के बारे में प्रशस्ति पढ़ा। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा की गई हो उनकी। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार है। आंध्र, सैव, विदर्भ और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज को शासक चक्रयुग को विजित किया। उन्होंने वंग मतलब बंगाल का हिस्सा, अनंत मतलब गुजरात का हिस्सा, मालवा मतलब मध्य प्रदेश का, किरात मतलब वनवासी, तुरुस्क मीन्स तुर्क और वस्त मीन्स मत्स्य, दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किए। तो ये जो छोटे-छोटे की पॉइंट है ना, इसको आपको अगर एक नोट्स बना लीजिए, उसमें छोटे-छोटे पॉइंट की पॉइंट नोट कर लीजिए। आपने देखा होगा यूपीएससी ऐसे की पॉइंट को पूछता है, जो कि आप कभी ध्यान ही नहीं देते हो और फँस जाते हो वहाँ पे। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान पुरस्कृत करते थे। ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे यहाँ पर, मतलब जैसे आजकल दस्तावेज है ना, वैसे ही। तो यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। भूमि के साथ-साथ क्या दिया जाता था? तो ये चोलों द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी को मेढ़े बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिह्नित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलदानों, पेड़, कुएँ, खुली जगह मतलब इस तरह से मतलब पूरा कहा करके ज़मीन को दिया जाता था। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इन्हें कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा लिखा गया। कल्हड़ ने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और इसके इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखनों में भिन्न प्रकार अक्सर शासकों, उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह साधारण ग्रंथ था। तो धन के लिए युद्ध होता था, क्यों? आपने यह गौर किया होगा कि इसमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक दूसरे से वांछनीय क्षेत्र या गंगा घाटी के कन्नौज नगर, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तथा कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते थे। कौन? गंगा घाटी में कन्नौज नगर, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये सब लोग उसके लिए लड़ते थे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई के लिए 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इनकी चर्चा त्रिपक्षी संघर्ष के रूप में किया। कौन थे? राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, ये तीनों का संघर्ष था। जैसे कि हम देखेंगे आगे के शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए वे जब वो एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे, तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। कभी-कभी वह अधिक संपन्न होते थे, और आप आगे के अध्याय में इन सब चीजों के बारे में पढ़ोगे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध था, जिससे उसने 1997 से 1130 तक शासन किया, और इसमें नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना निशाना थे मंदिर। कौन? अफगानी सुल्तान महमूद। कहाँ पर? अफगान मंदिर में करता था। गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो सोमनाथ मंदिर था, जहाँ पर महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बड़ा हिस्सा गजनी ने एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। मतलब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले गया, जिसमें से उसने एक राजधानी के निर्माण में खर्च किया। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। उसने अलबरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। किसने? महमूद ने ये काम सौंपा। ये नोट कर लीजिए। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद, किसने लिखा था? अलबरूनी ने। किताब अल हिंद आज भी इतिहासकार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अलबरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में किए जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, और उन्होंने गुजरात के चालुक्य, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय था, जो 1168 से 1192, जिसमें सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में वो उनके हाथों हारा गया। अगला है चोल राज्य, नजदीक से एक नजर। तो चोल राज्य आप देख लीजिए इसको ध्यान से। ये रहा चोल राज्य। तो यहाँ पर यादव राज्य था, चालुक्य का था, और ये काकती कलिंग, सबका देख लीजिए। चोल है यहाँ पे, तो पांडे यहाँ पर है।
ठीक है। उरैयूर तंजावुर तक। ठीक है। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नामक प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महमात थे। उरैयार के चोली वंशी प्राचीन मुखिया परिवार की विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मट्टुरियाओं को हराकर एक डेल्टा पर कब्जा जमाया। वहां से तंजावुर शहर और निसुम्भदूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। किसका? निसुम्भदेवी का मंदिर बनाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए और राजा राज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इसमें ज्यादातर क्षेत्रों पर नियंत्रण का विस्तार किया। इसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। इस अभियान के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियां। तो राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर कोंड चोलपुरम। राजराज ने क्या बनवाया था? राजेंद्र प्रथम द्वारा क्या बनवाया गया था? तंजावुर और गंगाई कोंड चोलपुरम बड़े मंदिर स्थापित है। मूर्तिकला का दृश्य चमकदार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास की विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मंदिर शासकों तथा अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उनके काम करते थे। और पुरोहित, मालाकार और बावर्ची मेहतर। ये मंदिर देख लीजिए। गंगाईकोंड चोलपुरम का मंदिर है। जो छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है, उस पर गौर करें। बाहरी दीवार को सजाने के लिए पत्थर पर प्रतिमाएं अलंकृत की गई, उन्हें भी देखिए। देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है। ठीक है। संगीतकार, नर्तक इत्यादि दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर से जुड़े कुछ शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य की प्रतिमाएं बनाने का काम। जो कोल कांस्य प्रतिमाएं चोल कांस्य की प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से गिनी जाती। ज्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। ये प्रतिमा आप देख सकते हो। तो कृषि और सिंचाई की बात करें तो चोल की कई उपलब्धियां कृषि में हुए, जैसे विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 में आप देखेंगे। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ गई। ये शाखाएं बार बार पानी उछलती हैं, जिसके किनारे उपजाऊ मिट्टी जमा होती है और शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि का पहले ही विकसित हो चुकी थी। 5वीं या 6ठी शताब्दी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। इस इलाके में जंगलों को साफ किया जाने लगा और दूसरे इलाकों की जमीन को समतल किया जाने लगा और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने लगे और पानी को खेती तक लाने के लिए नहरों का निर्माण होने लगा। कई क्षेत्र में एक साल से 2 फसलें उगाई जाने लगी। तो आगे देखेंगे हम, तो ये देख लीजिए। 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु का एक जलधारा जो हव से नदी की शाखा में पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। तो कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करनी जरूरी थी और सिंचाई के लिए पद्धतियां अपनाई जाने लगी और इन इलाकों में कुएं खोदे गए और कुछ अन्य जगहों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करके विशाल सरोवर बनाए गए और स्मरण कर रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम संसाधन व्यवस्थित करना, इन कामों की देख रेख करना, तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोग इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। साम्राज्य का प्रशासन। तो अपनी कृषि का पढ़ा, अब साम्राज्य का प्रशासन पढ़ेंगे। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां उर्ग कहलाती हैं। उर्ग किसे कहा जाता है? किसानों की बस्ती। पे पॉइंट नोट कर लीजिए। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहते हैं। किसको? गांव के समूह सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हुई और इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहते हैं। और ग्राम परिषद नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसान को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज का अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। इनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलम, राजाओं को अपनी सेवाओं प्रदान करने वाला वेलम या किसान, ये है। अराइयर मतलब प्रधान होता था जैसी उपाधियां, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। तो ये खत्म हो गया। और इस देखिए यहाँ पर कुछ भूमि के प्रकार हैं। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियां का उल्लेख मिलता है। वेलानवाई क्या है? गैर ब्राह्मण किसानों भूमि की स्वामी। और ब्रह्मदेव क्या? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि है। अब साला भोग क्या है? किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। और देवदान तिरुन मट्टुकानी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि है। और पुलिन चलदम
जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। बताइए कहीं आपको ये सारे फैक्ट मिलेंगे? तो इस फैक्ट को नोट कर लीजिए और रट डालिए। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान और ब्राह्मदेव प्राप्त हुआ। ब्राह्मदेव क्या था? ब्राह्मदेव क्या था? तो यहाँ पर देखेंगे ब्राह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्राह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण स्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों को पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासकीय कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे, उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे। मिट्टी के बर्तन रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो अभिलेख और लिखित सामग्री क्या थे? उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35-70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होने चाहिए। यदि कोई पिछले 3 साल से किसी समिति का सदस्य रहा है तो किसी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। अभिलेखों के राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इस राज्य में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरियापुरम में एक उदाहरण है। उदाहरण को आप पढ़ सकते हैं। तांग वंश के युग का चीन में देख सकते हैं। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था और इन परीक्षाओं में युक्त इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलाव के साथ 1911 में कायम रही। भारतीय महाद्वीप प्रचलित व्यवस्थाओं का भिन्न थी। तो यहाँ पर आप सभा के चुनाव मौजूद है, ये तो आपका कल्पना मतलब काम है, तो ये आपको बताना होगा। मैंने अभी मैप पे दिखाया, मैप को देख के आप इसका आंसर बताओगे मिलान करके। और त्रिपक्षीय संघर्ष किनके पक्ष में था? कौन कौन थे त्रिपक्षीय मतलब ये सब आंसर आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी लिंक, वहां पर जाके ज्वाइन करिए और वहां पर अपना आंसर पोस्ट करिए या फिर कमेंट बॉक्स में करिए। चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? चहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन थे? तो ये सारे आंसर को आपको देने हैं। राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने और नए राजवंशों में स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया जाए? और तमिल क्षेत्र में किस तरह के सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? चोल मंदिरों के साथ साथ कौन सी गतिविधियां जुड़ी? ये सारे आंसर जब तक आप नहीं देंगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारा चैनल पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब।